अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद। दिस इज क्लास नंबर 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक आर number 1 type of computer programming languages, number 2 the programming cycle, number 3 programming flow chart. तो इन तीन टॉपिक्स को आज डिस्कस करना है और देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। There are three types of programming languages. Number 1 machine language, number 2 assembly या low level language, number 3 high level language. देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर जो है उसकी जो लैंग्वेज है वो उसकी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज के बाद यानी कि 0 और 1 पर बेस करती है। इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। तो तमाम जो काम होता है मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो 0-1 पे हो रहा होता है। यानी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो बेसिकली 0-1 के पैटर्न में डिफाइन की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर सपोज करें आपने दो नंबर को जमा करना है, टू यानी कि नंबर यानी कि 2 और 3 को, तो इनके दरमियान 2 का एक पैटर्न होगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। क्लियर? और इसी तरह से यानी कि 3 का भी एक बाइनरी कोड डिजिट होगा। इन डिजिट्स की फॉर्म में यानी कि 0-1s की फॉर्म में वो तमाम जो मैनिपुलेशन होंगी वो इस तरह से होंगी। तो इस चीज़ को यानी कि मशीन लैंग्वेज कहा जाता है 0-1s। और ये जो 0-1s लैंग्वेज होती है ये नॉर्मली यानी कि इंसानों के लिए ज़रा यानी कि सीखना मुश्किल है, यानी ह्यूमन लैंग्वेज से दूर है। तो इसको ज़रा देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड्स फॉर द ऑपरेशन दैट अ पर्टिकुलर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली। The code are strings of zeros and one और binary digits या इसको bits कहते हैं, which are frequently converted both from N to hexadecimal base 16 for human viewing and modification. Machine language instruction typically use some bits to represent operation such as addition and some to represent operands or perhaps the location of the next instruction. Machine language is difficult to read and write since it does not resemble conventional mathematical notation or human languages, and its codes vary from computer to computer. यानी कि जो सारा जो सेटअप इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है या जो उसके पीछे जो तमाम कोड हैं वो बेसिकली बाइनरी डिजिट्स के ऊपर है। और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा यानी कि देखा जाए तो हेक्साडेसिमल के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि थोड़ा सा जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो क्या हो जाए आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि वो उसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। तो जो बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे है वो 0-1 है। उसके ऊपर जो थोड़ी सी कोड की जो कन्वर्जन है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर की गई है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है बेसिकली ये ह्यूमन नॉट रीडेबल है, यानी ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझना मुश्किल होता है। तो मशीन लैंग्वेज को आसान करने के लिए इसके ऊपर एक और कवर लगाया जाता है जिसको कहा जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, इन तमाम 0-1s को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल्स के अंदर और उनके जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं उन बाइनरी डिजिट्स को उन कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद वो फिर मशीन लैंग्वेज लो लेवल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसमें काम किया जाता है। तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली एक मुश्किल लैंग्वेज है, उस पर काम करना एक नॉर्मल प्रोग्रामर के लिए मुश्किल काम है। तो उससे थोड़ा इजी उसको करने के लिए जो है लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बनाई गई जिसको असेंबली लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है और उसमें जो है सारा काम किया जाता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी देखा जाए तो वो तकरीबन नियर टू मशीन लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज से करीब तरीन है, और जो ह्यूमन लैंग्वेज है उससे थोड़ा दूर है, मतलब फार है। और उसके जो कोड्स हैं वो स्पेशल न्यूमेरिक कोड्स कहलाते हैं
वो सीखने पड़ते हैं, और उनको सीखने के बाद फिर आप सेमी लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं सेमी लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन क्या लिखी गई है। देखें, लो लेवल लैंग्वेज अगर इसको आप देखें, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑफन cryptic and not human readable. We can say, in other words, low level language is near to machine language. Assembly language is an example of low level language. तो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं ये ईजिली यानी कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, यानी कि आसान, यानी कि जो नॉर्मल इंसानों के जो लैंग्वेजेस हैं जैसे लाइक इंग्लिश है या फ्रेंच है या जापानीज है, इन लैंग्वेज में कोडिंग नहीं होती। क्लियर? तो और इसकी जो मिसाल है, एग्जाम्पल है, वो assembly लैंग्वेज इज एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जो सेकंड यानी कि टाइप है वो है जो सॉरी थर्ड टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द compilation process converts the human readable syntax of the high level language into the low level code for a specific processor. They are closer to human languages. Most common programming languages are considered high level languages, just like C Sharp, COBOL, Fortran, Java, JavaScript, Pascal, Perl, PHP and Python वगैरह। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, यानी इसमें जो कोडिंग की जाती है, इसमें जो मतलब कोड आप लिखते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूँ कि एक फंक्शन है प्रिंट एफ या सिंपल प्रिंट। आपने कहा प्रिंट कर दो और ये मैसेज है कि हेलो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। तो प्रिंट का जो वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, और ये ईजिली एक जो ह्यूमन है वो रीडेबल है, समझ सकता है कि क्या यहाँ पे क्या कोड लिखा जा रहा है। और जो कंपाइलर है वो प्रिंट एफ को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू द लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर उसके बाद प्रोसेसर तक वो इंस्ट्रक्शन जाती है, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है, हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई है इंसानों के लिए, इंसान उसे सीखता है ताकि उसको सीखना उसके लिए आसान है। उसमें जो तमाम वर्ड्स जो बेसिकली लैंग्वेज में होता क्या है, अगर आप नोट करें, मैं जो बात कर रहा हूँ इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर, इसमें ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर वर्ड्स मौजूद हैं। वर्ड्स यानी कि मैं इसमें मैं बोल रहा हूँ आई, मैं, या इंग्लिश में कहें आई, या तुम, इंग्लिश में यू, तो ये सारे क्या वर्ड्स हैं। तो बेसिकली कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो इन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन वर्ड्स को आप एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और बिटवीन द टू पर्सन आपस में कम्युनिकेशन के काम आती हैं। तो इसी तरह से जितनी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स को फंक्शंस कहा जाता है या कमांड्स कहा जाता है। उन वो जो कमांड्स होती हैं वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती हैं ह्यूमन के लिए, और वो उन इंस्ट्रक्शंस को जो नॉर्मल ह्यूमन है वो जब देखता है तो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, और फिर उसको में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हाई लेवल लैंग्वेज का। तो सी शार्प के अंदर, कबूल के अंदर, फोर्ट्रॉन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये जितनी भी लैंग्वेज है इनके अंदर तमाम इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल किए गए जो हमारे लिए समझना और उनको सीखना आसान होता है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इसका वो देखें, जो एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम है, पिक्चर है, इसमें दिखाया गया कि सबसे नीचे जो लेयर है वो हार्डवेयर की है। हार्डवेयर से जो कंप्यूटर आपके पास है उसमें कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, वेबकैम, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब उसके नीचे सबसे जो पहली लेयर है वो है हार्डवेयर। उसके ऊपर क्या है, मशीन लैंग्वेज है। क्लियर? मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 के ऊपर पूरी बेस कर रही होती है, और मशीन लैंग्वेज के ऊपर क्या है, असेंबली लैंग्वेज यानी कि कोडिंग है, वो तमाम यानी कि इंस्ट्रक्शन जो मशीन जो 0-1 के अंदर होता है उनको न्यूमेरिक कोड्स के अंदर यानी कि उसमें कन्वर्ट किया गया है। और इससे ऊपर क्या है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आता है, और यहाँ पर जो जितनी भी लैंग्वेज होती है हम उन्हें सीख रहे होते हैं। और सी लैंग्वेज भी जो कि हम सीख रहे हैं ये भी एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसके जो वर्ड्स होंगे वो ईजिली हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे, हम समझते होंगे, और उन वर्ड्स को हम एज ए इंस्ट्रक्शन के तौर पर, एज ए कमांड्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर?
तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 तरह की लैंग्वेजेस होती है। एक मशीन लैंग्वेज है, एक आपके पास लो लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज जिसे कहते हैं, और उसके बाद एक है हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? आगे चलते हैं। अब उसके बाद है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि एक प्रोग्राम बेसिकली जो बनाया जाता है उसकी जो एक लाइफ साइकिल है वो किस तरह से है। बेसिकली जब हम कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसके 6 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या है? वो है आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी आपने करना क्या है, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिकली उसे कहा जाता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और वो है, उसका ताल्लुक है स्कूल के अंदर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे डिज़ाइन करना है, तो एक तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि मुझे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है। इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई। अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरह से करना है कि हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती हैं। उसको दूसरा फेज शुरू होता है एनालाइज करने का। एनालाइजिंग मीन्स कि हमें जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, एक तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, जस्ट लाइक उसका नेम हो गया, उसका फादर नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, उसने डेट ऑफ एडमिशन उसकी क्या थी और किस क्लास में उसने एडमिशन लिया। ये उसकी क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमने उसको स्टोर करना है और उसका हमने प्रोग्राम बनाना है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा उसकी फ़ीस इंफॉर्मेशन है। अब फ़ीस इंफॉर्मेशन के अंदर जो फील्ड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। वहाँ पे उसका जीआर नंबर होगा, वहाँ पे उसकी मंथली फ़ीस का रिकॉर्ड होगा, उसकी कोई अगर बैलेंस है तो उसकी बैलेंस रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड होगा। तो ये एक और यानी हम एनालाइज कर रहे हैं कि फीस इंफॉर्मेशन के अतबार से भी क्या होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड महफूज होना चाहिए, उसका प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए। तो हम ये एनालाइजिंग कर रहे हैं। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जी उसका जो रिजल्ट है वो भी मेंटेन करना है। तो दूसरा फेज किस चीज़ के लिए? कि उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस बनाए जा सकते हैं या बनाने होंगे। उस सारी प्रॉब्लम को आपने क्या करना है? एनालाइज करना है। क्लियर? और उसके बाद जो तीसरा फेज आता है वो है डिज़ाइनिंग का, डिज़ाइनिंग एंड एल्गोरिथम का। कि अब इसकी डिज़ाइनिंग आपने करनी है कि इनपुट फॉर्म कैसा होगा, इनपुट डेटा का इनपुट किस अंदाज से करना है, उसका एल्गोरिथम क्या होगा। उसके अलावा अगर कोई प्रोसेसिंग करनी है रिजल्ट के हिसाब से, कि अगर उसकी मार्कशीट बनानी है तो वहाँ पर जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो किस किस्म की करनी है, उसका जो एल्गोरिथम होगा, या इन तमाम चीज़ों के जो एल्गोरिथम होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्ट लेनी है सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले के हिसाब से या ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले के हिसाब से, तो इनके एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करना होगा, इनकी डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो तीसरा फेज़ क्या है? डिज़ाइनिंग, यानी कि उसका इनपुट फेज़ क्या है, उसका आउटपुट फेज़ क्या है, बीच में प्रोसेसिंग किस किस्म की होगी। इन तमाम चीज़ों की जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपने डेवलप करने होंगे। उसके बाद चौथा फेज़ आता है कोडिंग का। फिर आपने बाकायदा उसकी कोडिंग करनी है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है बाकायदा। आप किसी भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको आती है, जिस लैंग्वेज में आप उसको डेवलप करना चाहते हैं, फिर आप कोडिंग करेंगे। जब आप कोडिंग करेंगे तो उसके बाद जो पांचवा फेज है उसका ताल्लुक है किससे? टेस्टिंग से एंड डिबगिंग से। कि उस कोड को चला के देखा जाए, उसकी टेस्टिंग की जाए, उसको डिबग किया जाए कि किस स्टेप के ऊपर कहाँ पर प्रोग्राम जो है वो किस तरह से चल रहा है, उसकी टेस्टिंग क्या, उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उनको दूर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टेस्टिंग एंड डिबगिंग में आती हैं। और उसके बाद जो आखिरी फेस है, जो फेस नंबर 6 है, उसमें है मेंटेनेंस। कि उसकी किस तरह से मेंटेनेंस करनी है, टाइम टू टाइम उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी है फ़ीस के हवाले से, फ़ीस के अमाउंट के हवाले से, या डेट अगर आपने चेंज करनी है तो उस हिसाब से उसको हम आप मेंटेनेंस करते हैं। और फिर उसके अलावा उसके बाद ये दोबारा से प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और फिर ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये बेसिकली 6 फेजेस हैं एक प्रोग्राम को डेवलप करने के। अच्छा, नॉर्मल फेज एक याद रखिएगा, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स हम ले रहे होते हैं। एक होता है इनपुट एरिया, इनपुट हम कर रहे होते हैं, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। ये एक कॉमन सी चीज़ आप याद रखिएगा फिलहाल। लेकिन जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके अंदर 6 फेजेस हैं और इस तरीके से एक प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। ओके। और दूसरी बात ये कि नेट पे आप जाइए, इंटरनेट के ऊपर आप इन तमाम 6 फेजेस को आप मज़ीद डिटेल के अंदर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो 6 फेजेस हैं इनके जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो आपने ख़ुद पढ़नी है। क्योंकि अब मामला यहाँ पे जो है आपने ख़ुद भी सेल्फ स्टडी करना है,
खुद भी पढ़ना है। टीचर आपको सिर्फ एक वे देगा, जैसे आज आपको एक यहाँ पर आपको बता दी गई एक प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, इसकी डिटेल, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसको रीड करें और उसको स्टडी करें। ओके, आगे चलते हैं जनाब। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने से पहले एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, बल्कि दो टेक्निक्स होती हैं प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले। एक होता है कि प्रोग्राम को आपने क्या करना है, उसकी फ्लो चार्टिंग करनी है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? अ प्रोग्राम डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शो स्टेप बाय स्टेप द एक्शन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विल टेक, या यूँ कह लीजिए अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम। दिस टेक्निक इज नॉन एज प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट, प्रोग्राम फ्लो चार्टिंग। तो आपने जब भी कोई प्रोग्राम को फ्लो बनाना है तो उसका फ्लो जो है बेसिकली आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो उसके मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। वो सिम्बल्स क्या है उनको देख लें पहले आप। देखिए, जब प्रोग्राम आप बनाते हैं तो जब किसी पेपर पे आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले एक सिंबल आप यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। ये एक राउंड, जस्ट लाइक कह लीजिए कि ये राउंड ओवल टाइप का एक यानी कि एक शेप है। इसके अंदर अगर स्टार्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन इसी सिंबल को आप एंड करने के लिए भी, प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये स्टार्ट के लिए भी इस्तेमाल होगा और स्टॉप के लिए भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद है एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल जो है ये किसी प्रोसेसिंग, जहाँ भी आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग से मुराद आपकी ये जस्ट लाइक यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी फार्मूलाज आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो उस काम के लिए आप इस प्रोसेस बॉक्स को इस्तेमाल करोगे आप। क्लियर? मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी वैल्यू को असाइन करना चाहें या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई फार्मूलाज आपने उसको फार्मूले को आपने मैनिपुलेट किया है या डिस्क्राइब किया है, तो इन कामों के लिए आप इस बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे उस जगह के ऊपर। उसके बाद अगर डेटा आप इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं तो उसके लिए ये पैरेललोग्राम का जो शेप है ये आप इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट डेटा। डेटा के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होगा। जस्ट लाइक अगर आप कहना चाहें कि मुझे इनपुट नेम लेना है, तो आप ये बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स बनाने के बाद इसमें लिख देंगे इनपुट नेम। ये अगर आपने एज इनपुट लेनी है, कहीं पर भी आप बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई एक एज, योर एज जो है वो इनपुट लेना चाहता हूँ, तो आप इनपुट लिखेंगे और वहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे एज। तो बेसिकली ये जो बॉक्स है ये इनपुट के लिए होगा। अच्छा, यही बॉक्स जो आउटपुट के लिए भी होगा। अगर फर्स्ट करें आपने कोई रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ लिख देंगे आउटपुट रिजल्ट्स या आउटपुट एज या आउटपुट योर नेम। क्लियर? तो इसी बॉक्स के अंदर सिर्फ मैसेज चेंज कर देंगे। आउटपुट लिख के आप डेटा, कोई भी डेटा लिख सकते हैं, और इनपुट लिख के कोई भी डेटा आप लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ये ड्यूल प्रोसेस है, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। उसके बाद नीचे जो डायमंड का बॉक्स बना हुआ है, ये डायमंड है, बेसिकली इसको इस्तेमाल करेंगे डिसीजन के लिए या ब्रांचिंग के लिए। यानी कि यहाँ पे आपने कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर ये काम है तो ये काम करना है, यानी इसके अंदर दो रास्ते होंगे। ठीक है, एक यस के लिए होगा और एक नो के लिए होगा। यानी कि यस अगर कोई कंडीशन ऐसी ट्रू है तो ये वाला काम करना है, अदरवाइज ये वाला काम करना है। तो ये जो है ब्रांचिंग के तौर पर इस्तेमाल होगा या डिसीजन मेकिंग के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसको एक प्रोग्राम बना के देखेंगे तो वहाँ आप इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे सही मानों में। उसके बाद ये एक सर्कल है और इस सर्कल को कहते हैं कनेक्टर। यानी कि जब हम कोई फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो फ्लो चार्ट्स के किसी भी फ्लो को या कंट्रोल को अगर आपने ऊपर की जानब डिफाइन करना है या किसी और सिंबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या आपका पेपर के ऊपर एक फ्लो चार्टिंग फ्लो एक जगह पे नज़र आ रहा है और फिर दूसरी जगह पे भी कुछ आपने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, और उन दोनों के दरमियान आपने कोई कनेक्शन बनाना है, कोई कनेक्टर आपको चाहिए, तो ये जो कनेक्टर का सिंबल है राउंड, इसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको कनेक्ट करेंगे। क्लियर? और फिर उसके अंदर जो है फ्लो को डिफाइन करने के लिए ये एरो कीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर? उसके बाद ये मैनुअल इनपुट है। अगर आपने कोई मैनुअल इनपुट जहाँ पर सिर्फ इनपुट ही की बात हो रही है तो आप ये सिंबल असाइन कर सकते हैं। और जो आखिरी सिंबल है यानी प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए या सब रूटीन के लिए, या जहाँ कहीं फंक्शन यानी कि कॉल हो रहा है और फिर कॉल होने के बाद वापस कंट्रोल जो है वापस उसी जगह पे आ रहा है जहाँ से एक फ़्लो को जो है यानी कि किसी और जगह पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस जगह के ऊपर भी ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर?
तो ये एक सिंपल यानी कि फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे इसकी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से एक यानी कि फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं, उन यानी कि एक वेरिएबल एक ए है और एक वेरिएबल बी है, और उसके अंदर कुछ वैल्यू आपने स्टोर करनी है, और फिर उन दो वैल्यू का क्या करना है, आपने सम करना है, और सम करके उसको डिस्प्ले करना है, और फिर प्रोग्राम के फ्लो को आपने एंड कर देना है। तो ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, उसका आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। यानी कि अगर यूँ कह लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू न्यूमेरिक या टू इंटीजर वैल्यूज एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये काम करके आप देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप इसके लिए, तो इसको हम जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एम एस वर्ड जो है यहाँ पर ओपन किया है मैंने, और इस एम एस वर्ड के अंदर मैं आपको कुछ काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, इंसर्ट के अंदर यहाँ पर शेप्स हैं, इन शेप्स में जाइए, यहाँ पर बहुत सारे शेप बने हुए हैं। इसमें से जो फ्लो चार्ट के जो शेप्स हैं वो मैं यहाँ से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप लिया, क्लियर, और इसके अंदर लिख दिया मैंने सिंपल स्टार्ट। ओके, उसके बाद दोबारा से मैं इंसर्ट पे गया, और यहाँ पर शेप के अंदर, और यहाँ से मैंने एरो की से इसका फ्लो डिफाइन किया। ओके, और इसके बाद फिर इंसर्ट पे गया। अब क्या आपने ले लिया प्रोसेसिंग बॉक्स, और यहाँ लिख दिया आपने a इक्वल टू 10। इसी को एरो दोबारा से ले लीजिए आप। मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि जो सिंबल्स हैं वो आपको नज़र आ जाए, यानी कि काम करना थोड़ी स्पीड उसकी तेज़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ऑल लिया बी, और इसकी वैल्यू अपने असाइन कर दी आपने 20। ठीक है जनाब, ये आप देख लीजिए आप कि इस तरह से मैंने एक फ्लो चार्ट, एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना, और इसके बाद आपने इसको आउटपुट लेना है आपने। तो उसके लिए जो सिंबल है वो आपका कहलाता है पैरेललोग्राम्स, वो यहाँ पर है, इसको डेटा भी कहते हैं। और यहाँ लिख दिया आपने आउटपुट सी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बना के दिखाया जिसके अंदर दो इंटीजर वैल्यूज को क्या किया जा रहा है, सम करके दिखाया जा रहा है। इसमें एक स्टार्ट के आपने एक सिंबल लिया है अपने स्टार्ट के लिए, और एक एंड के लिए लिया है। सिंबल वही है, सिर्फ
जो उसका जो एक्शन है वो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर जो है स्टॉप के तौर पर हो रहा है। उसके बाद ये रेक्टेंगल है, इसको प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक वेरिएबल की वैल्यू को 10 की वैल्यू असाइन किया, इसके अंदर हमने दूसरे बॉक्स के अंदर बी की वैल्यू हमने 20 असाइन किया, और तीसरे बॉक्स के अंदर हमने कहा है कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, एक ऑपरेशन अप्लाई किया है प्लस का। क्लियर। और उसके बाद हमने एक बॉक्स बनाया है, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम, यानी डेटा का बॉक्स कहलाता है, और यह सिंबल है। इसके अंदर मैं सिंबल लिख दिया आउटपुट सी, जो आंसर जो रिजल्ट सी में आया उसको डिस्प्ले करवा दिया, और उसके बाद हमने प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम का फ्लो मैंने डिफाइन करके बताया कि इस तरह से ये प्रोग्राम आपको सामने फ्लो चार्टिंग के फॉर्म में मौजूद है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लो चार्ट का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया है। अभी इसके अंदर कुछ और बॉक्सेस, अभी कुछ और सिंबल्स हैं जो कि अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो इंशाल्लाह आगे मैं इस्तेमाल करके बताऊंगा। जस्ट लाइक डिसीजन बॉक्स है, और उसके अलावा कनेक्टर है, और उसके अलावा जो है आपका प्री प्रोसेसर बॉक्स है, इनको भी हम इस्तेमाल करके देखेंगे। क्लियर। अच्छा, अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इसका फ्लो चार्ट ये रहा कि प्रोग्राम इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब इसको आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है बाकायदा सी लैंग्वेज के कोड के अंदर। यानी इस फ्लो चार्ट को देखते हुए आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में इसको आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं, चाहे वो जावा हो, सी शार्प हो, सी हो, PHP हो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं अगर वो उसकी कोडिंग आपको आती हो। अगर मैं इसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ और उसमें लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, ये लास्ट में आपको जस्ट लाइक प्रोग्राम में थोड़ा सा लिख के बताया था। अब इस प्रोग्राम को बाकायदा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्लियर। तो ये देखें, आपके पास टर्बो सी फॉर विंडोज़ का ये जो आपके पास एक आइकन है, यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन मौजूद है, इस पर डबल क्लिक कीजिए आप। ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है। ओके। जो पहला प्रोग्राम खुला हुआ है, इसको आप क्लोज करना चाहें तो ऑल्टर F3 से इसको क्लोज कर सकते हैं आप। ठीक है। और ऑल्टर F पे जाकर आप न्यू कर सकते हैं। ये बात मैं आपको नेविगेशन में पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपने न्यू फाइल खोल ली आपने, और यहाँ प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं, तो पहला काम तो करेंगे, फाइल को सेव कर लीजिए। सेव कीजिए आप किस नाम से, आप सेव कर लीजिए इसको एडिशन के नाम से। ओके। अच्छा, फाइल का नाम जब भी रखें तो कोशिश कीजिएगा कि 8 कैरेक्टर तक रखें, उससे बड़ा नाम ना रखें। तो इसको हम कर लेते हैं ऐड नंबर कर लेते हैं। ओके। इसको सेव कर लीजिए आप। तो देखें ऊपर नाम लिखा हुआ है ऐड नंबर्स। अब आपने प्रोग्राम लिखना है आपने, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में 2 लाइनें आप दो लाइब्रेरीज आप लाजमी इंक्लूड किया करें हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर। इंक्लूड conio.h और इंक्लूड stdio.h। ये 2 हेडर फाइल्स हैं। यहाँ पे भी आपने एक इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, जस्ट लाइक यानी कि हैश के साथ इंक्लूड, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम प्री प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, इंक्लूड। एक सी लैंग्वेज की कमांड है। और conio.h मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक हेडर फाइल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। और इसके अंदर क्या है, कुछ फंक्शन है जो मैं इस्तेमाल करूँगा, कुछ कमांड्स हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगा नीचे। तो वो जब तक ये हेडर फाइल यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे लाइब्रेरी की फाइल्स की, तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्लियर। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने कीवर्ड लिखा वाइड मेन, एक फंक्शन बनाया आपने, मेन फंक्शन है, इसके दरमियान आपने कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है, ये डेलीमीटर्स कहलाते हैं। स्टार्टिंग में बना के प्रोग्राम का स्टार्टिंग वे शो कर रहा होता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये डेलीमीटर्स हो गए, ये वाइड मेन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल्स आपने लेने हैं। आपने कहा इंटीजर, एक वेरिएबल ए है और एक कौन सा है, बी है। तो ये 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल और ले लीजिए, सी वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। क्लियर। 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए इनटू मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आपने सेकंड लाइन पे लिखा, आपने इनकी वैल्यू साइन की कि ए बराबर है किसके, 10 के, और बी बराबर है किसके, 20 के। तो ये 2 नंबर आपने यहाँ पर आपने दे दिए वेरिएबल ए के अंदर भी और वेरिएबल बी के अंदर भी। उसके बाद आपने प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं, तो आपने कहा सी इक्वल टू और यहाँ पे कह दिया आपने ए प्लस बी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आप
बीच में स्पेस अगर देना चाहें नहीं देना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिर में आपने सेमीकोलन देना लाजमी है। हर स्टेटमेंट को आपने टर्मिनेट करने के लिए या स्टेटमेंट को कंप्लीट डिफाइन करने के बाद कंप्लीट करने के लिए आप लाजमी सेमीकोलन जरूर लगाएंगे आप। उसके बाद अब आपका आएगा आउटपुट का मरहला। उसमें आपने सिंपल एक फंक्शन लिखना है सी लैंग्वेज का, वो है प्रिंट एफ। लास्ट टाइम आपको बताया था प्रिंट एफ, और इसमें आपने कह दिया परसेंट सी, सॉरी परसेंट डी, और बस इतना लिख दिया आपने। और उसके बाद आपने वेरिएबल किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है आपने सी की, तो ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब ये अब आप बोलेंगे सर ये आपने लिखा क्या है, प्रिंट एफ ठीक है फंक्शन हो गया, परसेंट डी क्या चीज़ है, फिलहाल अभी आपको भूल जाएंगे परसेंट डी क्या है, लेकिन याद रखिएगा इस वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंट डी का फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे, इसे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्लियर? ठीक है, तो ये सी यानी सी में जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, तो सी में क्या आ गया 30, तो इस सी की वैल्यू 30 वो इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल आप इसको आप यहाँ प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर आखिर में गेट ची कर दिया आपने, ताकि प्रोग्राम जो है यानी कि जब उसका आउटपुट आया तो वो गेट करेक्टर हमसे उस वक्त तक रुका रहे स्क्रीन पर जब तक हमसे कोई की हम उसको प्रेस ना करें। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाया हुआ था आपने। ठीक है जनाब, तो ये सिंपल प्रोग्राम बना लिया। इसको आप दोबारा से F2 दबा के सेव कर लीजिए। शॉर्टकट की क्या है फाइल सेव करने की, F2 आपने प्रेस कर लिया। अब प्रोग्राम को आपने कंपाइल करना है। आपको याद है कंपाइल करने की जो कमांड थी वो ऑल्टर F9 थी। ठीक है, और उसके बाद उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करने की या लिंक फाइल क्रिएट करने की जो कमांड थी वो थी F9। और मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रोल F9 एक ऐसी शॉर्टकट की है जो बेसिकली प्रोग्राम को कंपाइल भी करता है, उसका लिंक भी बनाता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो आप डायरेक्टली एक ही की यूज़ करें यानी कंट्रोल F9 और देखें इसका आउटपुट क्या आता है। देखें कंट्रोल F9 किया, ऊपर देखें आउटपुट क्या आ गया 30 आ गया। तो ये एक प्रोग्राम आपने पीछे भी लिखा आपने चंद लाइनों का और उसका आउटपुट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। फ्लो चार्ट पहले बनाएंगे, उसके बाद उस फ्लो चार्ट को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू द सी लैंग्वेज। ओके जनाब, इसमें कोई इशू? तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट था सिंपल सा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाएगा और उसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। क्लियर? यहाँ से बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और, एक प्रोग्राम थोड़ा सा और बना के हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट्स की जो है एज वो अपनी इनपुट करे, उस एज को जो है वो कन्वर्ट कर दे इनटू द डेज के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, तो इसका फ्लो चार्ट क्या होगा देखते हैं जरा। इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फ्लो चार्ट पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं हम, और फ्लो चार्ट बेसिकली जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। पहली बात ऑब्जेक्ट ये है कि हमने किसी भी स्टूडेंट्स की एज हमने इनपुट करनी है, इनपुट से बाद उसकी वैल्यू देनी है, और उसके बाद उस एज को जो कि हम एयर में देंगे उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू डेज के अंदर। क्लियर? तो ये काम कैसे करना है, तो इसी फ्लो चार्ट में थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया एज के नाम से, ओके, और उसमें वैल्यू इनपुट कर लिया हमने 2 ईयर्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद या 20 ईयर्स, जो आप लोग की एज है स्टूडेंट्स की तकरीबन वो 18 ईयर्स या 17 ईयर्स होगी, तो चले यहाँ पे 17 ईयर्स लिख देते हैं हम। और उसके बाद अब हमने करना है इस एज को कन्वर्ट करना है इनटू डेज के अंदर। तो याद रखिएगा अब यहाँ पर जो स्टेप्स है वो इस तरह से होगा कि आप लिख दीजिए एक वेरिएबल ले लीजिए डेज और इक्वल टू, चूँकि एज आपके पास ऊपर मौजूद है, उस एज को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 365 से। चूँकि आप जानते हैं कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो आपने क्या किया कि उस एज को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से डेज जो है वो कैलकुलेट होकर आपके पास डेज वेरिएबल में आ जाएंगे। अच्छा, अब इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दें, इस स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको रिमूव कर दें। अब आपने सिंपल क्या करना है, उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, उस एज को, डेज को। तो यहाँ पर आप क्या करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें,
ठीक है, आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट में लिख दीजिए डेज दिस, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे ये, तो ये आपने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जो प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था, राइट अ प्रोग्राम टू एज कन्वर्ट इनटू डेज। ये सिंपल से एक ऑब्जेक्ट है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यू एज इन ईयर्स एंड कन्वर्ट एज ईयर इनटू डेज, क्लियर। ये सिंपल से एक ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। उसका ये मैंने फ्लो चार्ट, एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब इस प्रोग्राम को जो है क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट को किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, क्लियर। तो ये फ्लो चार्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे प्रोग्राम के, यानी प्रोग्राम की प्रॉब्लम हो गई, उसका फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, बना दिया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम सी लैंग्वेज के कोडिंग के अंदर, क्लियर। तो क्या करोगे आप, डॉस वापस उस पर जाइए, सी लैंग्वेज के इन्वायरमेंट के अंदर। अब देखें, जो लास्ट में आपने प्रोग्राम बनाया था ऐड नंबर का, वो प्रोग्राम आपके सामने खुला हुआ है। आप इसको फिलहाल क्या कर लेंगे, इसको नए नाम से सेव कर लीजिए, फाइल पे जाइए, सेव एज कीजिए, और इसका नया नाम रख दीजिए आप एज, ओके, और बस एंटर कर दीजिए। तो अब ये फाइल एक नए नाम से सेव हो चुकी है, उसका नाम क्या है, एज। अब इसमें करना क्या है आप है, उसी हिसाब से जो है आपने वेरिएबल लेने, आपने इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया आपने एज के नाम से, क्लियर, और एक ले लिया आपने डेज के नाम से। तो ये दो वेरिएबल्स आपको चाहिए थे, आपने ले लिए। अब आपने एज में क्या स्टोर किया, आपने एज इक्वल टू 17, ओके। और इसके बाद इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर लीजिए। अच्छा, किसी पूरी लाइन को रिमूव करना चाहें तो आप कंट्रोल वाई से भी रिमूव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा आपने, डेज, डेज को कन्वर्ट करना है आपने, यानी एज मल्टीप्लाई बाय 365, क्लियर। ये आपने प्रोग्राम इस तरह से लिख लिया। अब इसको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करते वक्त आपने कहा प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, योर एज पर्सन डे years and days ठीक है। आपने मैसेज लिखा है कि योर एज इन डेज पर्सन डी लिखा, और यहाँ पर सी की जगह पे आपने वेरिएबल दे दिया, आपने क्या, डेज, क्लियर। तो अब जो डेज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि एज जो भी आपके पास है 17 ईयर्स, तो 17 को मल्टीप्लाई करेगा 365 से, और जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, डेज के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा मैसेज कि प्रिंट एफ योर एज इन डेज, ये मैसेज लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, और उसके बाद जो पर्सन डी है, यहाँ पे जो डेज की वैल्यू होगी वो इस जगह पे शो हो जाएगी, क्लियर। तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, सेव कीजिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए लिखा हुआ है योर एज इन डेज 6205 डेज,
ओके अच्छा, मैं अगर इस वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट करें ये 2 साल, अगर मैं 2 इयर्स लिखूँ यहाँ पर एज में 2 इयर्स, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 365 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। चला के देखें प्रोग्राम को, तो यहाँ लिखा हुआ है कि योर एज इन डेज 730 डेज। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, पिछला जो आउटपुट था वो भी आपको नज़र आ रहा है, और जो नया आउटपुट है योर एज इन डेज 730 वो भी नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं क्या है कि जो पिछला आउटपुट था वो स्क्रीन से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाए। तो क्या करोगे आप इस आउटपुट से पहले, यानी जो प्रिंट एफ आपने लिखा हुआ है इससे पहले आप लिख दीजिए CLR SCR। ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, स्क्रीन को साफ करता है, क्लियर करता है। तो पहले क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल नया आउटपुट होगा। जो प्रीवियस आउटपुट्स होंगे वो स्क्रीन से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। प्रोग्राम चला के देखें ज़रा, ये देख लीजिए योर एज एंड डेज 730। ओके जनाब, इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बना के दिखाया, और उसके साथ उसको मैंने बेसिकली इसका प्रोग्राम सी लैंग्वेज में भी बना के आपको दिखा दिया। यही टेक्निक, यही चीज़ें जो है आप जावा के अंदर भी आप चाहे तो इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जावा की जो अपनी कोडिंग है उसके कोडिंग अगर आपको मालूम है तो उसमें भी लिखा जा सकता है, या PHP के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो फ्लो चार्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेथड होता है या स्टैंडर्ड वे होता है किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को डिफाइन करने के लिए, और उसके बाद जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में उस फ्लो चार्ट के प्रोग्राम को देखते हुए आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। ओके जनाब, तो बेसिकली मैंने आपको आज जो है फ्लो चार्ट के बारे में बताया, और उसके अंदर प्रोग्राम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया, डेमोस्ट्रेट कर दिया, और उसके बाद उसको जो है प्रोग्राम के अंदर उसको कन्वर्ट करके लिख भी दिया, और उस प्रोग्राम को चला के भी दिखा दिया। तो बेसिकली ये आज का जो है आज की क्लास थी। इसको हम कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा, उसके बाद हमने द प्रोग्रामिंग साइकिल्स को देखा कि प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स कह लें या कौन कौन से फेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनको देखा, और उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट को देखा। क्लियर? तो फिलहाल आज के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को आप बार बार देखेंगे ताकि आपको जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद हो जाएं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उन टॉपिक को आप इंटरनेट पर लाजमी सेल्फ स्टडी किया करें और नेट पर सर्च किया करें, और उनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर यही टॉपिक अवेलेबल है बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम टॉपिक को जो मैंने आज डिस्कस किए इनको आप एक दफ़ा और नेट के ऊपर किसी और व्यू स्टाइल से आप देखें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। ओके जनाब, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस क्लास को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम एक नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।